इस कहानी के पहले पार्ट में आपने देखा कि विनय ने इस गांव के श्राप के बारे में जाना, लेकिन उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। इसलिए विनय ने अगले दिन से ही जहां सकीना और सुरेश रहा करते थे, वहां नज़र रखना शुरू कर दिया। विनय ने सोचा कोई है जो इनका नाम लेकर सब मौतें कर रहा है। इसलिए विनय रोज़ रात के 8 बजे आकर सकीना और सुरेश के घर के बाहर बैठकर नज़र रखने लगा। लेकिन कई दिनों तक नज़र रखने पर भी विनय को कुछ नहीं दिखा। पर एक दिन विनय रोज़ से थोड़ा जल्दी ही सकीना और सुरेश के घर के पास आ गया। विनय एक पेड़ के किनारे बैठा हुआ था। तभी उसने देखा वही चचा जिसने विनय को सुरेश और सकीना की सब कहानी बताई थी। उसने देखा वो चचा अपने हाथ में एक प्लास्टिक की थैली में कुछ लेकर सुरेश और सकीना के घर का दरवाज़ा खोल के सीधा घर के अंदर चले गए। विनय यह देखकर समझ चुका था पूरे गांव को मूर्ख किसी ने बना रखा है। लेकिन विनय उस दिन वापस चला गया, क्योंकि उसने सोचा अगले दिन आकर फिर देखूंगा, और यह कल भी आया तो पक्का यही चचा इस पूरी घटना का जिम्मेदार है। अगली रात विनय फिर सकीना और सुरेश के घर के बाहर आया और उसी पेड़ के नीचे छुपकर उस चाचा का इंतजार करने लगा। थोड़े ही देर में उसने देखा वही चचा आज भी प्लास्टिक की एक थैली में कुछ लेकर सुरेश के घर के अंदर जा रहे हैं। विनय को तो अब पक्का विश्वास हो गया था कि सारी मौत का जिम्मेदार यही चाचा हैं। उस दिन विनय वहां से चला गया और फिर तीसरी रात को विनय अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था। विनय आज सोच कर आया था कि इस चाचा का तो आज मैं काम तमाम कर दूंगा। इस चाचा ने बहुत बेवकूफ़ बनाया सबको। विनय यही सब सोच रहा था, तभी वो चाचा वहां आ गए। आज भी वो चाचा अपने हाथ में एक प्लास्टिक की थैली लेकर आए थे। चाचा ने सुरेश के घर का दरवाज़ा खोला और घर के अंदर चले गए। उसके अंदर जाते ही विनय अपनी जगह से उठा और वो भी सुरेश के घर के अंदर चला गया। विनय भी आज अपनी पूरी तैयारी से आया हुआ था। अंदर जाते ही विनय ने उस चाचा को दबोच लिया और विनय ने कहा, चाचा तुम्हारी जान ले लूँगा मैं आज। सभी मौतों के जिम्मेदार तुम ही हो ना? क्यों? अब बताओ, क्यों लोगों को तुम मूर्ख बना रहे हो? बताओ मुझे, नहीं तो अभी मैं तुम्हारा गला धड़ से अलग कर दूँगा। चाचा बता दो जल्दी, वरना अच्छा नहीं होगा। अब इतना बोलकर विनय ने चाचा को वहीं पटक दिया और अपने पैरों से दबाकर बोला, चाचा 3 गिनती के अंदर बता दो, वरना मैं तुम्हें आज सच में मार दूंगा। उसके बाद चाचा ने रोते हुए कहा, अगर मैंने तुमको बता दिया तो वो लोग मुझे मार देंगे। चाचा की बात सुनकर विनय अपने दांत पीसते हुए कहा, अगर तुमने नहीं बताया तो वो तो तुम्हें बाद में मारेंगे, पहले मैं ही तुम्हें मार दूंगा। विनय को इतना गुस्से में देखकर उस चाचा ने कहा, तुम्हें सब जानना ही है तो कल इसी समय यहीं मिलना, उसके बाद तुम अपनी आंखों से सब सच देख लेना। विनय उस समय बड़े गुस्से में था, लेकिन उसने उस समय चाचा को छोड़ दिया और कहा, चाचा तुम कल कहीं भागे या मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी की ना तो सच मानो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। इतना बोलकर विनय उस चाचा को छोड़ दिया और वहाँ से अपने घर को चला गया। कल यानी अगली रात विनय 8 बजे ही सुरेश के घर के बाहर खड़ा हो गया और थोड़ी देर में उसने देखा वो चाचा आ रहा है और उसने आज भी अपने हाथ में एक प्लास्टिक की थैली लेकर आ रहा है और उस थैली में वो कुछ बांध कर ला रहा था। चाचा ने आज विनय को देखते ही कहा, चलो अब मेरे साथ। इतना बोलकर वो सुरेश के घर के अंदर जाने लगे। आगे वो चाचा चल रहा था और पीछे विनय। घर के अंदर जाते ही चाचा ने अपने हाथ में जो थैली ले रखी थी, उस थैली में से 2 समोसे और 2 प्लेट निकालकर दोनों समोसे में चटनी लगाई और बगल के कमरे के दरवाजे के पास रख दी और दोनों थोड़ा पीछे होकर खड़े रहे। थोड़ी देर बाद विनय ने देखा किसी ने दरवाज़ा खोला, पर जिसने दरवाज़ा खोला था वो नहीं दिख रहा था और उसने समोसे की प्लेट अंदर खींच ली। उसके बाद उस चाचा ने विनय से कहा, जिन्हें तुम ढूंढ रहे थे ना, वो वही है। उस चाचा की बात पूरी होती उससे पहले ही विनय ने चिल्लाते हुए कहा, तुम कोई भी हो, अब तुम्हारा भंडा फूट चुका है। तुम जल्दी से बाहर निकल कर आओ, वरना मैं पूरे गांव को फ़ोन करके बुला लूँगा। अभी भी सोच लो फिर क्या होगा तुम्हारा अंजाम। गांव वाले वही करेंगे तुम्हारे साथ जो करना चाहिए। लेकिन फिर भी कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। विनय गुस्से में गया और दरवाजे को पीटने लगा, तभी भी कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। उसके बाद विनय ने उस दरवाजे को लगातार लात मार मार कर तोड़ दिया और जैसे ही विनय ने अंदर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि अंदर कोई नहीं था, बस समोसे की प्लेट खाली पड़ी थी। विनय यही सोच रहा था
जो लोग इसके अंदर थे वो लोग कहाँ गए, क्योंकि प्लेट तो 2 थी, इसलिए जाहिर सी बात है अंदर 2 ही लोग रहे होंगे। उसके बाद गुस्से में विनय अपने पीछे मुड़ा और बोला, चाचा बताओ कहाँ हैं वो लोग, कहाँ भाग गए? चाचा बताओ उन लोगों के नाम क्या थे और कौन हैं वो लोग? विनय बिना रुके बस बोले जा रहा था। तभी किसी ने उस चाचा को कमरे के अंदर खींच लिया और विनय को बाहर धक्का दे दिया और वो टूटा हुआ दरवाज़ा भी अपने आप बंद हो गया। और उसके थोड़ी देर बाद से ही विनय को अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कोई चाचा को मार रहा हो, क्योंकि चाचा दर्द से तड़प कर चीख रहे थे। लेकिन थोड़े समय बाद वो सभी आवाज़ आना बंद हो गई और उसके बाद वो बंद दरवाज़ा खुला। विनय बाहर ही खड़ा था। दरवाज़ा खुलते ही अंदर से 2 लोग बाहर आए और जैसे ही विनय ने उन दोनों को देखा तो विनय की आंखें फटी की फटी रह गईं और लग रहा था कि विनय की सांसें भी मानो रुक जाएंगी, क्योंकि अंदर से जो 2 लोग बाहर निकले थे वो बिल्कुल जले हुए थे। वो एक लड़का और एक लड़की थे और दोनों ने बाहर आते ही विनय से अपनी डरावनी आवाज़ में एक साथ कहा, कल से समोसे तुम लेकर आओगे और रोज़ लेकर आओगे, इसी समय पर लेकर आओगे, नहीं तो जो अभी इनके साथ यहाँ हुआ है कल तुम्हारे साथ होगा। इतना बोलकर वो दोनों अंदर की तरफ चले गए, पर विनय अभी भी बाहर उसी जगह पर खड़ा था। तभी अंदर से किसी ने उस चाचा को बाहर फेंक दिया और चाचा की हर जगह से कटी पिटी लाश विनय के सामने आकर गिरी। विनय ने जैसे ही उस चाचा की लाश को देखा वो तुरंत अपने घर को वापस भाग गया और घर में आते ही अपने कमरे में जाकर सो गया। उस दिन तो विनय ने अपने घर में किसी को कुछ नहीं बताया और अगले दिन सुबह उठते ही विनय ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे आज दिल्ली जाना है, नौकरी के लिए इंटरव्यू है, मेरे पास कल रात को ही फ़ोन आया है। पिताजी और उसके परिवार के लोग उसकी बात सुनकर बड़े ही हैरान थे और उसके पिताजी ने उसे समझाते हुए कहा, अभी कुछ दिन रुक जाओ ना बेटा, तुम्हारे चाचा की 13वीं नहीं हुई। अपने पिताजी की बात बीच में काटते हुए विनय ने कहा, नहीं पिताजी मुझे जाना ही पड़ेगा, बहुत ज़रूरी इंटरव्यू है। और इतना बोलकर उसने अपना सामान वगैरह पैक किया और घर से रेलवे स्टेशन के लिए निकल गया। उसने सोचा दिल्ली के लिए जो भी पहली ट्रेन मिलेगी उसी में बैठकर निकल जाऊंगा, तब देखता हूँ कौन मेरा क्या कर लेगा। कल रात वाली घटना के बारे में विनय ने किसी को नहीं बताया था। विनय स्टेशन पहुँचा तो पता चला कि दिल्ली के लिए जो पहली ट्रेन है वह रात के 9 बजे की है। विनय सोच रहा था कोई बात नहीं, दिन भर यहीं बैठा रहूँगा और रात में ट्रेन आते ही सीधा दिल्ली। विनय पूरा दिन स्टेशन की बेंच पर बैठे हुए निकाल दिया और जब रात के 9 बजते ही ट्रेन आई और विनय जाकर सीधा अपनी जगह पर बैठ गया। अभी ट्रेन थोड़ा ही दूर चली होगी तभी विनय के पास एक समोसा बेचने वाला आया और उसने विनय से कहा, साहब ये लो, आपके 2 समोसे पैक कर दिए हैं, इसमें तीखी चटनी भी डाल दी है, ले जाओ साहब, अभी भी टाइम है, टाइम पर पहुंचा देना इन्हें। उस समोसे वाले की बात सुनकर अब विनय की हालत ख़राब हो चुकी थी। अब विनय को समझते देर नहीं लगी कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी यहाँ से बिना बताए भागने की। विनय तुरंत अपनी सीट से उठकर गेट के पास गया। उसने देखा ट्रेन तो बहुत तेज़ी से चल रही है, वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था, तो विनय चीखने चिल्लाने लगा। लेकिन उस समय बोगी में और तो कोई नहीं था, बस एक लड़का और एक लड़की, और वो भी अपनी सीट पर बैठे हुए थे। विनय को चिल्लाता देख वो दोनों विनय के पास आए और उन दोनों ने विनय से कहा, तुम तो अपने आप को बहुत समझदार समझते हो ना, इस गांव में कोई भी जिंदा नहीं जा सकता, मरने के बाद का तो पता नहीं। विनय अब उनकी बातें सुनकर बहुत डर चुका था और वो रोते हुए नीचे गिरकर बोला, माफ़ कर दो मुझे, मैंने क्या किया है। इतना बोलकर विनय ने जैसे ही उन दोनों का चेहरा देखा तो मानो विनय की धड़कन अब रुक ही गई हो। ऐसा लग रहा था विनय के शरीर का दौड़ता खून अब जम गया हो, क्योंकि विनय ने देखा ये तो वही दोनों हैं जो उस दिन सुरेश के घर पर मिले थे और इन्होंने उस बूढ़े चाचा को भी मार दिया था। विनय की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके बाद उन दोनों ने अपनी डरावनी और ख़तरनाक आवाज़ में विनय से कहा, क्यों तुम समोसे नहीं ले जाओगे, तुमको मरना होगा। याद है ना तुम्हारे चाचा गांव के प्रधान थे, उनकी हालत कैसी हुई थी, उन्होंने भी मना कर दिया था
और गांव में कितने लोगों की मौत हुई है, शायद तुम भूल गए। चलो आज नंबर तुम्हारा है। इतना बोलकर उन दोनों ने विनय का गला पकड़ लिया, लेकिन विनय चीख चिल्ला रहा था, माफ़ी मांग रहा था और बार बार कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो, अब रोज़ सही समय पर समोसे लेकर आ जाऊंगा। विनय गिड़गिड़ा रहा था। तभी उन्होंने विनय को बोगी की फर्श पर बड़ी जोर से पटका। फिर उस जले हुए कंकाल जैसे लड़के ने विनय से कहा, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो फिर तो उसी घर में रोज़ सही समय पर समोसे लेकर आ जाना। विनय डरते हुए बोला, तुम हम लोगों को क्यों मारना चाहते हो? हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? विनय की बात का जवाब देते हुए उन दोनों ने कहा, तुम सब लोग दरिंदे हो और तुम सब लोगों को तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तुम लोगों ने हमें मारा है और अब हम सबको मार देंगे। विनय ने उसके बाद पूछा, किसने मारा है आपको? विनय की बात का जवाब देते हुए उसने कहा, मैं सुरेश हूँ और मेरे साथ ये मेरी प्रेमिका सकीना है। हम लोगों के प्यार के दुश्मन तुम्हारे गांव वालों ने हमें जिंदा जला दिया, इसलिए जब तक हम उनको उनके किए की सज़ा नहीं दिला देंगे तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। विनय ने सुरेश की बात सुनकर कहा, मैं दिलाऊंगा आप लोगों को मुक्ति। बताओ क्या करना होगा मुझे आपकी मुक्ति के लिए। तभी सुरेश ने अपनी डरावनी और गंभीर आवाज़ में विनय से कहा, मुक्ति तो हमको मिलेगी, लेकिन हम खुद लेंगे, क्योंकि हमको मुक्ति दिलाना इतना आसान नहीं है। तुम नहीं दिला पाओगे हमको मुक्ति। हमारी मुक्ति के लिए इस गांव के एक एक आदमी को मरना होगा। इस गांव को जो श्राप दिया है उस श्राप को पूरा होना जरूरी है। तुम सब मरोगे तभी हमें मुक्ति मिलेगी। विनय ने एक बार और हिम्मत करते हुए कहा, लेकिन जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया है, कसूरवार तो बस वही लोग हैं ना। बाकी निर्दोष लोगों को क्यों मारना चाहते हो आप दोनों? सुरेश और सकीना ने कहा, कसूरवार गांव का हर एक इंसान है। सब लोगों ने हमारी मौत का तमाशा देखा था और गांव के हर एक इंसान ने कहा था कि इन प्यार करने वालों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, इसलिए कसूरवार गांव का हर एक इंसान है। सुरेश ने फिर कहा, लेकिन तुम जिंदा रहोगे, बस तुमको रोज़ समोसे लेकर आना होगा उसी घर पर सही समय पर। अगर ऐसी गलती फिर की तो तुम भी मरोगे। इतना बोलकर विनय को चलती ट्रेन से सुरेश और सकीना ने नीचे फेंक दिया। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी, जब विनय की थोड़ी देर बाद आंख खुली तो विनय सुरेश के घर के बाहर खिड़की के पास पड़ा हुआ था। यानी जो विनय को चलती हुई ट्रेन दिख रही थी वह सुरेश का घर था। लेकिन विनय समझ चुका था अब चालाकी नहीं चलेगी, क्योंकि जान आज बड़ी मुश्किल से बची है। उसके बाद विनय अपने घर चला गया। विनय बता कर गया था कि वो शहर जा रहा है, इसलिए उसके घर आते ही घर के लोग कहने लगे, क्या हुआ विनय, तुम वापस आ गए और दिन भर कहाँ थे और इतनी रात को वापस आए? विनय ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, मेरा मन नहीं हो रहा है, मैं बाद में जाऊँगा दिल्ली। विनय की बात सुनकर घर के लोग भी शुक्र मना रहे थे, चलो ठीक है। उसके बाद उसके पिताजी ने कहा, अब तुम्हारे चाचा जी की 13वीं हो जाएगी तभी जाना। विनय ने हाँ कर दिया, लेकिन विनय ने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया जो सब घटना विनय के साथ घटी थी, और विनय जाकर बिस्तर पर लेट गया। लेकिन इतना कुछ होने के बाद अब विनय को नींद कहाँ आने वाली थी। विनय लेटे हुए बस यही सोच रहा था, आज तो बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रेलवे स्टेशन पर गया, वहाँ से ट्रेन पकड़ी, ट्रेन पर बैठा और ट्रेन चल रही थी। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जब उन लोगों ने मुझे ट्रेन से नीचे फेंका तो मैं गांव में ही था और सुरेश के घर पर। इसी उधेड़-बुन में विनय बिस्तर पर पड़ा हुआ था, क्योंकि आश्चर्यजनक बात तो थी ही। लेकिन विनय ने यह भी सोच लिया था, इस गांव को तो अब वो इस श्राप से आज़ाद करा के ही रहेगा। और विनय ने कहा, जब तक इस गांव को मैं मुक्त नहीं करा लूँगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा कहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं अपने गांव के लोगों को ऐसे मरता हुआ नहीं छोड़ सकता। इसके आगे की कहानी अगले पार्ट में। धन्यवाद।